हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बिहार एसआई भर्ती 2025 की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर हम देख रहे थे और संविधान से आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ये जो है आपकी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ये वर्ष 2020 का जो पेपर है उसी में से ये क्वेश्चंस मैंने उठाया हुआ है। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो आपको पता है कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो भाषाएं, उसमें कितनी भाषाएं सम्मिलित है। वर्तमान में जो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। आपकी वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषाएं। हालांकि जो स्टार्टिंग में थी ये 14 भाषाएं थी। ठीक है, स्टार्टिंग में 14 भाषा थी और क्या किया गया था कि जो 21 यानी जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था 1967 में पहला इसमें संशोधन किया गया। 8वीं सूची में पहला बार संशोधन हुआ और उसमें एक भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को। ठीक है, तो पहली बार जो हुआ था सिंधी भाषा को ऐड किया गया था 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से पहली भाषा जोड़ा गया था सिंधी को। उसके बाद फिर से एक बार 71वां कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, नहीं 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया। इसके माध्यम से क्या किया गया, 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। इसमें 3 भाषाएं थी, कोंकणी, मैथिली और जो नेपाली है आपकी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में एक बार संशोधन हुआ था 92 में, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था वर्ष 2003 में। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन हुआ था आपका वर्ष 2003 में और इसमें क्या हुआ था, तो 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी, जिसमें आपकी बोडो, कोंकणी है, मैथिली है, बोडो, डोगरी है, मैथिली है और संथाली है। ठीक है, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी वर्ष 2003 में और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसकी वजह से आज क्या हो गई कि हमारी जो वर्तमान में भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में जो वर्तमान में भाषा कितनी हो गई हैं, तो 22 हो गई हैं। तो कब कब यहाँ पे 3 बार इसमें संशोधन किया गया है। पहला 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में किया गया था। ठीक है, 1967 में किया गया था और इसमें एक भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो इसको ध्यान रखना है। दूसरे बार जब संशोधन किया गया था तो ये किया गया था 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। ठीक है, और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी आपकी, कोंकणी, मैथिली और नेपाली। तो इसको ध्यान रखना है कि 3 भाषाएं कब जोड़ी गई थी, कोंकणी, मैथिली और नेपाली को, तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। और लास्ट में एक बार संशोधन हुआ आपका वर्ष 2003 में, जिसको 92वां संविधान यानी 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। इसमें आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये ध्यान रखना है कि कब कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो इस पर भी प्रश्न बनेंगे आपके। ठीक है, तो कौन सी भाषा पूछ लेगा कि डोगरी को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, या कोंकणी को कब जोड़ा गया, मैथिली को कब जोड़ा गया, सिंधी को कब जोड़ा गया, तो ऐसे करके भी प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 3 बार इसमें अमेंडमेंट किया गया, यानी 8वीं अनुसूची में 3 बार संशोधन किया गया। तो कब कब किया गया है ये भी ध्यान रखना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, यानी द्विसदनीय जो व्यवस्थापिका है किस राज्य में है। तो जो वर्तमान में है बिहार में द्विसदनीय, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बिहार में जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका आपकी है। अब द्विसदनीय का मतलब होता है जैसे जो आपकी पता है जैसे लोकसभा और राज्यसभा में होता है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा द्विसदनीय हो गया ना, केंद्र में द्विसदनीय, तो वैसे ही राज्यों में होता है, राज्य विधान मंडल होता है, एक राज्य विधान परिषद होता है। तो बिहार में एक विधान परिषद भी है, तो इसलिए क्या होता है कि द्विसदनीय होता है। हालांकि लगभग जो है आपकी 6 राज्यों में, शायद 6 राज्यों में आपकी है, जिसमें एक आंध्र प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 6 राज्य हैं और बिहार है एक, और 3 और राज्य हैं जहाँ पे ये द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। तो यहाँ पे मेरे को 3 ही ध्यान आ रहा है कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और एक था, 3 और थे। ठीक है, तो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन बाद में मैं बता दूंगी आपके और 3 कौन कौन से थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिहार में क्या है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जो ऑप्शन दिया है वह उसमें से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है। यहाँ पे 4 विशेषताएं दी गई है, जिसमें पूछ रहा है कि नौकरशाही की कौन सी विशेषता नहीं है। तो जो नौकरशाही की विशेषता नहीं है, श्रम विभाजन है, शक्ति का पदानुक्रम है, नियम विनियम है, स्वैच्छिक सदस्यता है।
तो ये चौथी जो विशेषता है ना, स्वैच्छिक सदस्यता, ये नौकरशाही की विशेषता नहीं है। नौकरशाही का मतलब होता है कि आपको पता है कि जैसे जो सरकारी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, वो क्या होता है, तो आप अगर आपको चाहिए कि आप स्वैच्छिक रूप से, क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से गवर्नमेंट जॉब तो पा नहीं सकते हैं, ठीक है, आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके जो प्रोसेस होते हैं उसको फॉलो करने होंगे। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे तभी आपको जॉब मिलती है, ठीक है। तो ये जो शब्द है, इसमें स्वैच्छिक सदस्यता आप नहीं बन सकते, जब चाहे आप इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं, तो स्वैच्छिक मेंबरशिप इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसको कौन चुनता है, तो आपके पास है लोकसभा के सदस्यगण चुनते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, मंत्रिमंडल चुनता है, या राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है लोकसभा के सदस्य गणों में से किया जाता है। आपको पता है कि जो अनुच्छेद 93 है, और अनुच्छेद 93 से लेकर 97 तक, आर्टिकल 93 से लेकर 97 तक लोकसभा के सदस्य की चुनाव वगैरह, या जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं या जो उपाध्यक्ष हैं उनके प्रोसेस के बारे में इसमें बताया गया था। और लोकसभा के जो सदस्यगण होते हैं वही अपने जो मेंबर्स होते हैं, यानी लोकसभा के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को क्या करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं, और दूसरा एक उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं, ठीक है। एक उपाध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है। जब अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष उसका काम करता है, और जब उपाध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो अध्यक्ष भी उसका काम करता है। तो ये जो होता है कि लोकसभा के मेंबर्स द्वारा चयन किया जाता है, ठीक है। और जैसे जो अनुच्छेद है, जैसे आर्टिकल 95 है, उसमें कहा गया है कि जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उसकी जो अध्यक्षता होती है, यानी जब अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष जो होता है वो उसका काम करेगा। तो अनुच्छेद 95 के तहत, यानी आर्टिकल 95 के तहत ऐसा होता है, ठीक है। और अनुच्छेद कहता है कि एक और अनुच्छेद इसमें आर्टिकल 94 है, वो कहता है कि जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो उनका जो पद होता है, जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने सदस्यता को त्याग दिया तो उनका पद भी रिक्त हो जाता है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ही होते हैं। जो लोकसभा के मेंबर्स में से ही अध्यक्ष और सदस्यों को चुना जाता है, तो जब वो लोकसभा की सदस्यता को त्याग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोकसभा के अध्यक्ष या सदस्य के पद पर भी नहीं रहते हैं, ठीक है। लोकसभा के जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके जो चुनाव की जो डेट होती है ना, जो तिथि होती है, वो जो निर्धारित करता है, आपको पता है यहाँ पे राष्ट्रपति निर्धारित करता है। यानी लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव किस दिन होगा, यानी उसके जो चुनाव की जो तिथि है, डेट है, वो राष्ट्रपति तय करता है। और उपाध्यक्ष जो होता है, उपाध्यक्ष के जो चुनाव होता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष का जो डेट होता है वो फिक्स कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो आप ये इतना बातें यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिज़ाइन की थी। तो यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए गए हैं, तो जिसमें से जो पहले इलेक्ट्रिक वोटिंग जो मशीन है वो केसी राव ने डिज़ाइन किया था, ठीक है। केसी राव जो थे इन्होंने डिज़ाइन किया था। और ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है, जो ईवीएम जिसको हम बोलते हैं, 1999 से ये स्टार्ट हो गया था। यानी जो चुनाव वगैरह होते हैं 1999 से इसके माध्यम से, यानी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के माध्यम से आपके कराए जाते हैं, ठीक है। और ये केसी राव ने यहाँ उनका ये कराते हैं। और आपको जो पता है कि जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन जो कमीशन है, आपका चुनाव कराता है राज्य में, केंद्र में चुनाव इलेक्शन कमीशन आपको राज्यों के लिए अलग होता है और केंद्र के लिए अलग होता है। तो जो राज्यों के लिए कराते हैं, जैसे अनुच्छेद 324 से आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक निर्वाचन आयुक्त होता है और कुछ अन्य उसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी नियुक्ति क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है। और इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था आपको पता है कि अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। और राज्यों के लिए राज्य चुनाव आयोग भी होता है, जो राज्यों में चुनाव कराने का काम करता है। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो थी उसका डिज़ाइन किसने किया था, तो केसी राव ने किया था। और जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है वो 1999 से स्टार्ट हो गई थी, यानी 1999 से ये प्रारंभ हो गई थी। तो यहाँ पे ये बातें आप ध्यान में रख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधानेतर है, यानी संविधान से इतर है। संविधान इतर से मतलब होता है संविधान, यानी जो आपका जो संविधान है उसमें प्रावधान नहीं था उसका, जैसे अनुच्छेद, जैसे आप मान लीजिए कि
जैसे आपने अभी निर्वाचन आयोग को देखा तो आर्टिकल 324 अनुच्छेद आपको पता है, ठीक है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि संविधान से इतर यानी संविधान में उसका प्रावधान नहीं है। तो कौन सी है, तो आपको पता है जो नीति आयोग है ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपका नहीं दिया है, इससे रिलेटेड आपको कोई अनुच्छेद नहीं मिलेगा। जैसे निर्वाचन आयोग के लिए अनुच्छेद 324 यानी संविधान सम्मत है ये। वित्त आयोग जो होता है अनुच्छेद 280 के तहत आपका आता है। वैसे ही लोक सेवा आयोग भी आता है आपका अनुच्छेद जो है 315 के तहत आता है। आर्टिकल 315 के से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आते हैं। तो ये जो होता है ये तीनों तो संविधान सम्मत है, यानी संविधान में इनके जिक्र किया गया है। लेकिन नीति आयोग जो है आपको पता है कि योजना आयोग और नीति आयोग इनका जो नाम चेंज कर दिया गया था, तो ये इनका जो संविधान में आपको कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको कोई जो है अनुच्छेद वगैरह नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है, संविधानेतर है, ठीक है। इसकी जो व्यवस्था है ये संस्था जो है संविधान में नहीं मिलेगी। निर्वाचन आयोग आपको मिलेगा, वित्त आयोग मिलेगा, लोक सेवा आयोग मिलेगी, लेकिन क्या है, तो नीति आयोग आपका नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा नीति आयोग, यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे 8 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है और 12 दिया है। तो आपको पता है कि जो भारतीय संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या थी, स्टार्टिंग में 8 आपके पास अनुसूची थी। पहली जो अनुसूची थी वो आपकी पहली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था 1951 में तब उसको ऐड किया गया था, और जो भूमि सुधार से संबंधित थी, ठीक है। 9वीं अनुसूची जो आपकी थी वो भूमि सुधार से संबंधित थी, पहले जोड़ी गई थी। प्रथम जो संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था उसी के माध्यम से इसमें जोड़ा गया जो भूमि सुधार संबंधित कानून है। उसके बाद जो 9वीं अनुसूची यानी 9वीं जो अनुसूची आई थी आपकी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, क्योंकि जो स्टार्ट हुआ था आपको पता है कि जो शुरुआत में जब 26 जनवरी 1950 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया था, तो उस टाइम पे क्या था कि उसमें 395 आपके अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन उसमें क्या किया गया, पहला संविधान संशोधन अधिनियम करके उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और जो 10वीं अनुसूची है आपकी दल बदल संबंधित कानून से, आपको पता है कि दल बदल यानी जो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं जो इधर उधर होते रहते हैं चुनाव के बाद, उससे रिलेटेड उसमें बात की गई है। तो ये जो अनुच्छेद आपको पता है कि 102 से स्टार्ट हो जाता है दल बदल संबंधित कानून। तो ये 10वीं अनुसूची आपकी जो है दल बदल संबंधित कानून है। वहीं 11वीं और 12वीं अनुसूची आपको जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 12वां जो है वो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन आपको पता है कि पंचायती राज से है, और 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो आपकी जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। तो ये 4 और अनुसूचियाँ इसमें जोड़ी गई थी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। वर्तमान में कितनी 12 अनुसूचियाँ थी, और मैंने बता दिया कि 4 अनुसूचियाँ आपको कब कब जोड़ी गई थी। 9वीं जो अनुसूची आपको पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ी गई थी। दूसरी जो है आपकी 10वीं जो अनुसूची है जिसको बोलेंगे 9वीं अनुसूची आपको जोड़ा गया था पहला कॉन्स्टिट्यूशन में, और 10वीं अनुसूची आपको जोड़ा गया था जो है दल बदल संबंधित कानून जो है आपको ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है। दल बदल जो संबंधित जो कानून है वो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था, और 11वां और 12वां मैंने बता दिया कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसको ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। तो पंचायती राज में आपको पता है कि त्रिस्तरीय मॉडल होता है, और ये इसमें कहा गया है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि जिस राज्य की जो जनसंख्या होगी 20 लाख या उससे ज़्यादा होगी वहाँ पे जो है पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय मॉडल को लागू किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि कौन सा इसमें नहीं है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया जिसमें से एक नहीं है, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं है। तो आपको पता होगा, तो अगर तो ये जो ग्राम सभा है वो इसका अंग नहीं होता है। ग्राम सभा के क्या होता है, ग्राम सभा में जो होता है 18+ के जो मेंबर्स होंगे जो वोट देने का जिनके पास अधिकार होता है वो मिलकर क्या करते हैं, एक ग्राम सभा का निर्माण करते हैं, ठीक है। बाकी ये जो 3 है पंचायती राज व्यवस्था के अंग है, लेकिन ग्राम सभा में क्या होता है कि इसमें 18+ मेंबर ऐड होते हैं जो चुनाव में यानी जो वोट वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे अगर पहले को काट दें हम, तो यहाँ पे देखिएगा आप, तो पहला यहाँ पे भी है,
पहला यहाँ पे भी है और ये 3 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी होगा 2, 3, 4 आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो जो पंचायती राज व्यवस्था के अंग होते हैं वो ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक समिति होती है और जिला परिषद होता है। तो ये 3 आपके जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंग है और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची है आपकी और जो है अनुच्छेद 243 ए से स्टार्ट होता है, 243 ए से स्टार्ट होता है और 243 ओ तक जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये 243 ए से लेकर 243 ओ तक जाता है जो 11वीं अनुसूची होती है। और इसमें जो पंचायती राज में होता है आपका 29 विषय सम्मिलित होते हैं। ठीक है, 29 विषय हैं पंचायती राज में, आपके ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 91वें या 92वें संविधान संशोधन। तो आपको पता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मूल कर्तव्य, उसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। और आपका जो 51 ए है अनुच्छेद 51 क में इसको जोड़ा गया था। आपको पता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी और उसने 10 मूल कर्तव्यों को कहा था इसमें ऐड करने के लिए। हालांकि बाद में क्या किया गया कि वर्ष 2003 में आपका जो है इसमें संशोधन करके 82वां 42वां नहीं सॉरी ये वर्ष 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, एक और जो है इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया था, यानी जो एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। पहले स्टार्टिंग में क्या था, जब 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो इसमें 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन वर्ष 2003 में एक और जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। उसका कौन से, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन सा वह संविधान संशोधन, 92वां शायद संविधान संशोधन है, 92वां है या 82वां है, ऐसा कुछ है। ये 8 और 9 में मेरे को थोड़ा सा मिस हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि वर्ष 2003 तो कन्फर्म है कि इस टाइम पे जोड़ा गया था। अब कौन सा संविधान संशोधन था वो मुझे को ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। आपको पता है कि प्रस्तावना हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, तो इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं आपके, तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा शब्द नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो संप्रभुता नहीं है, समाजवादी नहीं है, संघवाद नहीं है या बंधुत्व नहीं है। तो अगर आपने प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता है जो ये संघवाद इसमें नहीं आता है। संप्रभुता, समाजवादी और बंधुता ये सारे शब्द आपके जो है प्रस्तावना में सम्मिलित है। आपको पता है कि पहली बार जो है प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे प्रस्तावना में संविधान संशोधन गए। तो अब तो पूछता है, ऐसे भी पूछता है कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया, तो 1 बार संशोधन किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। और कौन सा संविधान संशोधन है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से क्या किया गया था, इसमें 3 जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात आती है, जैसे 3 जो शब्द है इसमें संप्रभुता है, समाजवादी है, बंधुत्व है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें कौन सा नहीं है, तो संघवाद जो होता है प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो रक्षा मंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, या फील्ड मार्शल होता है। तो जो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, आपको पता है कि हमारा भारत के जो होते हैं राष्ट्रपति जो होते हैं भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति के रूप में होते हैं। तो सेना का जो कार्यभार होता है, यानी सेना से संबंधित जो निर्णय वगैरह होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं और वही सर्वोच्च सेनापति के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका यहाँ पे राइट जवाब होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। तो लगभग आप 2-3 क्लासेस अभी तक हो चुकी है। आपको पता है कि लगभग 10 प्रश्न जो है आपके संविधान संशोधन से, यानी आपकी जो पॉलिटी खंड है उससे पूछे जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे आपके लिए। अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को कवर अप करते हुए चलें तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से हल्का सा आप पुशअप करेंगे तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, 10 प्रश्न हैं, अगर 10 में से आपने 9 भी सही किए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि एवरेज जो है 9 to 10 आपके क्वेश्चन संविधान से पूछे जा रहे हैं।
ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे आपके। और आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।